इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने की प्रक्रिया, यानी कि राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति का पद चार तरीके से रिक्त हो सकता है। राष्ट्रपति का पद चार तरीकों से रिक्त हो सकता है। और चार तरीके कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला तो यह है कि कार्यकाल पूरा हो जाए और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष। यानी कि राष्ट्रपति ने अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया हो तो फिर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा। दूसरा यह होता है कि राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया हो और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। और तीसरा तरीका यह होता है कि राष्ट्रपति की क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए। और चौथा तरीका यह हो सकता है कि संसद महाअभियोग द्वारा राष्ट्रपति को उसके पद से हटा दे। तो इन चार तरीकों से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है। और यहाँ पर हमें पढ़ना है कि राष्ट्रपति पर महाअभियोग किस प्रकार लगाया जाता है, संसद किस प्रकार राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। तो अब महाअभियोग की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। देखो, राष्ट्रपति पर महाअभियोग कौन लगाता है, संसद लगाती है। राष्ट्रपति को महाअभियोग के द्वारा उसके पद से संसद ही हटा सकती है। और राष्ट्रपति पर महाअभियोग की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। और राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने का एकमात्र आधार संविधान का अतिक्रमण है। यदि राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया हो या संविधान का उल्लंघन किया हो तो उस पर संसद महाअभियोग लगा सकती है। अब देखते हैं कि महाअभियोग की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है। देखो, महाअभियोग लगाने से पहले एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है। ठीक है, महाअभियोग शुरू करने की प्रक्रिया यह है कि सबसे पहले एक प्रस्ताव तैयार किया जाता है और राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। और यह सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले दी जाती है। जिस दिन संसद में प्रस्ताव आना है महाअभियोग के लिए, उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है ताकि राष्ट्रपति उसके लिए पहले से तैयार हो जाए। तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दी जाती है। और जो यह महाअभियोग प्रस्ताव होता है वह पहले किसी भी सदन में आ सकता है, पहले लोकसभा में भी आ सकता है और पहले राज्यसभा में भी आ सकता है। यदि यह प्रस्ताव पहले लोकसभा में आता है, ठीक है, यह प्रस्ताव पहले कहीं भी आ सकता है, लोकसभा में आ सकता है या फिर राज्यसभा में आ सकता है, लेकिन यहां पर हम लोकसभा को आधार मान करके इसको समझेंगे। तो यह मान लेते हैं कि सबसे पहले यह प्रस्ताव कहां आता है, लोकसभा में। तो इस प्रस्ताव पर लोकसभा के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। और मान लो अगर यह प्रस्ताव राज्यसभा में आता है तो राज्यसभा के भी 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं।
महाभियोग प्रस्ताव पहले किसी भी सदन में आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी आ सकता है। यदि पहले लोकसभा में आता है तो इस प्रस्ताव पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं, और यदि राज्यसभा में भी पहले आता है तो इस पर 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं। ठीक है, मान लो यह प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ आया, लोकसभा में आया, और यदि लोकसभा इस प्रस्ताव को कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो फिर यह प्रस्ताव राज्यसभा के पास जाएगा। और यदि मान लो पहले राज्यसभा में प्रस्ताव आया हो और राज्यसभा कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो फिर यह प्रस्ताव राज्यसभा से कहाँ आएगा, लोकसभा में। तो लेकिन यदि यह प्रस्ताव हमने माना है कि पहले कहाँ आया है, लोकसभा में आया है, और लोकसभा यदि इसको कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित कर देती है तो उसके बाद यह प्रस्ताव राज्यसभा में जाएगा। अब राज्यसभा में यह प्रस्ताव चला गया, उसके बाद में राज्यसभा एक जांच आयोग बना सकती है, जांच आयोग बना सकती है। राज्यसभा के लिए जांच आयोग बनाना आवश्यक नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो एक जांच आयोग बना सकती है। और इस जांच आयोग का अध्यक्ष भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है। अब जो राष्ट्रपति है वह या तो स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से इस जांच आयोग के सम्मुख प्रस्तुत हो सकता है। देखो, जो राज्यसभा है, प्रस्ताव कहाँ गया, लोकसभा से पारित होकर के राज्यसभा में आ गया, और राज्यसभा एक जांच आयोग का निर्माण कर सकती है। और इस जांच आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। और इस आयोग के समक्ष राष्ट्रपति या तो स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से इस आयोग के सामने प्रस्तुत हो सकता है। और यदि यह आयोग या फिर राज्यसभा राष्ट्रपति को दोषी मानती है तो फिर यदि राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। इसका मतलब हुआ कि पहले लोकसभा या फिर जिस भी सदन में आए, यानी कि पहले जिस सदन में आता है वह सदन 2/3 बहुमत से प्रस्ताव को पारित करता है, उसके बाद दूसरे सदन में प्रस्ताव जाता है और वह सदन एक जांच आयोग बना सकता है। और यदि दूसरा आयोग यानी कि राज्यसभा अगर उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर दे तो राष्ट्रपति के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव पारित हो जाता है और राष्ट्रपति को अपना पद त्याग करना पड़ता है। तो ये हो गई राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने की प्रक्रिया। अब जब राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा तो राष्ट्रपति का पद, तो जो नया राष्ट्रपति होता है उसका चुनाव 6 महीने के अंदर करना अनिवार्य होता है। जिस दिन राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा उस दिन से लेकर के 6 महीने के अंदर अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक होता है। लेकिन जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है तब तक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर लेता है। जब राष्ट्रपति पद पर नहीं होता है, पद से हट जाता है, तो उसकी जगह है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद को ग्रहण कर लेता है। संविधान में यह लिखा गया है कि यदि राष्ट्रपति अपने पद से हट जाए तो फिर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लेगा। और यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही अपने पद पर ना हो तो उसके बाद राष्ट्रपति का पद ग्रहण कौन करेगा, यह संसद कानून बना करके निर्धारित करती है। एक बार ऐसा हुआ था कि जो हमारे राष्ट्रपति थे उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति की
मृत्यु हो गई थी, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने भी अपना त्यागपत्र दे दिया था। और संविधान में केवल यही कहा गया है कि जब राष्ट्रपति पद पर नहीं होगा तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन यहां तो उपराष्ट्रपति भी नहीं था, उसने भी त्यागपत्र दे दिया था। तो फिर संसद ने कानून बनाया था कि यदि उपराष्ट्रपति भी अपने पद पर ना हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा, और मुख्य न्यायाधीश भी ना हो तो अन्य जो वरिष्ठ न्यायाधीश है वह राष्ट्रपति का पद ग्रहण करेगा। तो ये हो गई हमारी राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाने की प्रक्रिया।